साथियों सत श्री अकाल। एक बार फिर थोड़ी सेवा च हाजिर हाँ पंजाबी भाषा नाल संबंधित एक नवें लैक्चर नूं लैके नवें बिंदु नूं लैके। सो अज असीं चर्चा करांगे पंजाबी भाषा दी लिपि बारे जिस दा नाम है गुरमुखी। सो गुरमुखी लिपि दे विकास निकास भाव उत्पत्ति बारे असीं जाणांगे। गुरमुखी लिपि बारे जो मत या विचार जो प्रचलित हैं उन्हां ते भी असीं चर्चा करांगे। सो इस जो लैक्चर नूं असीं इंटरस्ट नाल समझना है, सौखा जिहा विषय है। सो असीं देखदे हां गुरमुखी लिपि। साथियों जो गुरमुखी लिपि है इस बारे असीं जाणांगे अज। देखो गुरमुखी लिपि तो पहला असीं लिपि दे कॉन्सैप्ट नूं थोड़ा जिहा इत्थे बेसिक जिहा समझ लईए कि लिपि किस नूं आखदे हन। साथियों जो लिपि शब्द है, जो लिपि शब्द है ये लेप धातु तो बनया है। किस धातु तो बनया है? लेप धातु तो, जिसका अर्थ की है लिपना या लेपना, लिपना या फिर लेपना। साधारण अर्थां विच असीं जे गल करिए लिपि दी तां असीं ये कह लैंदे हां साथियों कि लिखण दा ढंग ही लिपि है। लिखण दा जो ढंग है वो की है? वो लिपि है। हर भाषा की अपनी लिपि हुंदी है। जिवें असीं अंग्रेजी दी रोमन लिपि जानते हाँ, हिंदी दी देवनागरी लिपि हुई, ऐसे तरह पंजाबी दी जो लिपि है वो किहड़ी है? गुरमुखी लिपि है। सो लिखण दा ढंग, जिवें असीं भाषा पढ़ी सी ना, भाषा की है? भावां दा प्रगटावा किस जरिए हुंदा है? बोली या भाषा राही। सो असीं कह सकते हैं जो बोली है वो भावां दी पोशाक है, भावां दा पहरावा है। उसे तरह जो लिपि है ये बोली दा पहरावा है, बोली दी पोशाक है। लिपि बोली दी पोशाक हुई, ये असीं परिभाषा भी लै सकते हाँ। सो साथियों ये तां सी बेसिक जी गल लिपि बारे। साथियों वैसे लिपि दे विकास निकास ते मैं अज नहीं चर्चा कर रहा क्योंकि ये फिर कॉन्सैप्ट फिर बहुत विस्तारमय हो जाना है। क्योंकि लिपि तां गंढ लिपि, फिर इसे क्रम च होर असीं पढ़दे हां गंढ लिपि, सूत्र लिपि, चित्र लिपि। असीं जो चर्चा करांगे अज निकास विकास बारे जो गुरमुखी लिपि दे, ये असीं ब्रह्मी लिपि तो वेखांगे। सो असीं हुण अगे जारी रखदे हां। साथियों जो गुरमुखी लिपि है, सब तो पहला असीं जो गुरमुखी लिपि बारे आम जो मत या विचार प्रचलित हैं उन्हां ते मैं चर्चा करदा हां। सो जो पहला विचार गुरमुखी लिपि बारे मिलता है वो मिलता है साथियों कि इस लिपि दे जो रचयिता हैं ना, जो इसके करता हैं वो कौन हैं? सिख धर्म के दूजे गुरु, गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी जमात खैर 6वीं चो असीं पढ़ते आ रहे हैं। जो ये मत सब तो ज्यादा प्रचलित है कि गुरु अंगद देव जी इस लिपि दे रचनाहार हैं। सो जो बाबा मोहन सिंह वालियां पोथियां विच इस गल दा हवाला मिलता है। ठीक है, बाबा मोहन सिंह वालियां पोथियां विच जो हवाला मिलता है वो कुछ इस तरह है। एक मैं तुहाडे नाल पहलां खैर सांझी कर लवां। जिवें दस्सिया है कि गुरु अंगद गुरुमुखी अखर बाणाए बाबे दे अगे शब्द भेट कीता, ये तुक मिलती है। सो इसनूं आधार बनाया है। सो इस दो मत दे धारनी हैं जो इस मत नाल सहमति दर्शाउंदे हैं वो दो मैं ना लिख देना हाँ। साथियों वो जो विद्वान हैं वो हैं साहिब सिंह मिरगिंद। असीं नाम लै सकते हैं साहिब सिंह मिरगिंद दा। ऐसे तरह ज्ञानी ज्ञान सिंह, ज्ञानी ज्ञान सिंह। ते इसे नूं आधार बना के अगे चल के फिर डॉक्टर ग्रीयरसन, डॉक्टर ग्रीयरसन इन्हां ने इसे नूं आधार बना के ही किया है कि गुरु अंगद देव जी गुरमुखी लिपि दे जन्मदाता हैं। सो ये पहला मत या पहला विचार है कि गुरमुखी लिपि दे रचनहार कौन हैं? सिख धर्म के दूजे गुरु गुरु अंगद देव जी। बाबा मोहन सिंह वालियां पोथियां विच हवाला मैं तुहाडे नाल साझा कर लिया है। साथियों हुण दूजा मत या विचार असीं देखदे हां। जिहड़ा दूजा मत विचार है वो ये मन्निया जाता है कि इस लिपि दे जो करता हैं वो हैं सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी। हुण देखो इस मत दे जो धारनी हैं वो हैं प्रोफेसर, वो हैं साथियों प्रोफेसर
ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਕਣ ਨਾਮ ਦੇ ਕਵੀ ਦੀ ਅਣਛਪੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ है, रचना का नाम है 10 गुरु कथा। 10 गुरु कथा नू आधार बना के यह गल कही है कि इस गुरमुखी लिपि दे जो रचनहार हैं, करता हैं, वो गुरु नानक देव जी हैं। हुण देखो साथियों, असी अगे ऐसे क्रम विच तीजा जो मत विचार लेने हाँ, वो मिलता है बाबा श्री चंद जी। बाबा श्री चंद जी, हुण बाबा श्री चंद जी कौन हैं? गुरु नानक देव जी दे ही सपुत्र। इत्थे साथियों बाबा जी, बाबा श्री चंद जी, इन्हां नूं गुरमुखी दे रचनहार मन्निया जाता है। सो ये जो हवाला मिलता है केसर सिंह छिब्बर। केसर सिंह छिब्बर दा एक ग्रंथ है साथियों, ग्रंथ का नाम है वंशावली नामा। वंशावली नामा 10 पातशाहियां। 10 पातशाहियां। इस ग्रंथ विच यह हवाला मिलता है कि इस गुरमुखी लिपि दे जो रचनहार हैं वो बाबा श्री चंद जी हैं। सो देखो ये 3 विचार या जो मत हैं ये गुरमुखी लिपि बारे आम प्रचलित हैं, पर इन्हां तिन्हां विचारां दी भरम निवृत्ति है जो खंडन है उदों हो जाता है जदों असी की वेखदे हां साथियों, जदों असी रचना पढ़दे हां गुरु नानक देव जी दी पट्टी। हुण पट्टी रचना की है? देखो पट्टी रचना राग आसा विच मिलती है, गुरु नानक देव जी द्वारा जो रचित है। राग आसा विच ये रचना मिलती है पट्टी। साथियों इत्थे पट्टी रचना नूं समझना जरूरी है। पट्टी रचना तो भाव होया जो वर्णमाला नूं आधार बना के लिखी गई रचना होवे। जिवें हिंदी विच असीं रचना पढ़दे ना 52 अखरी अखरां नूं आधार बना के, उसे तरह जिवें शेरफियां मिलदियां हन, उसे तरह जो असी कह सकते हैं कि गुरमुखी के अखरां नूं आधार बना के जो रचना लिखी गई हुंदी है उसनूं पट्टी आखदे हां। ये पट्टी रचना गुरु नानक देव जी की मिलती है। इस विच सस्से तो ये पट्टी रचना की शुरुआत हुंदी है। इसका उच्चारण भी सै तो सस्सा ही किया गया है। सो असी कह सकते हैं कि गुरु नानक देव जी तो पहला पंजाब के इन्हां इलाकियां विच ये अखर प्रचलित सन। ऐसे करके तो गुरु नानक देव जी ने इसनूं आधार इन्हां अखरां नूं आधार बना के पट्टी रचना लिखी। सो फिर असल विच पंजाबी इस लिपि दे रचनहार या करता कौन हैं, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਥੀਓ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਮਤ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਥੀਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਿਪੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਕੌਣ ਹਨ ਜਾਂ ਉਤਪਤੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਕਿਸ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲਿਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਲਿਪੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਥੀਓ? ਉਹ ਲਿਪੀ ਹੈ ब्रह्मी या ब्रह्मी। ये लिपि तुसी जानते हो। देखो ये लैक्चर असी मिलता जुलता कुछ उस तरह ही समझ रहे हैं जिवें असी भाषा दे पंजाबी भाषा दे निकास विकास नूं समझिया सी। सो लिपि का विकास निकास भी उस क्रम विच असी वेख रहे हैं। सो जो भारत की सब तो प्राचीन लिपि मिलती है जो प्रमाणिक असी कह सकते हैं कि ब्रह्मी लिपि। भारत दीयां आधुनिक जो लिपियां हैं भावें देवनागरी है वह भी ब्रह्मी विचों ही निकसदी है। सो ब्रह्मी लिपि खैर ब्रह्मी दी अगे 2 शैलियां सन, एक उत्तर शैली ते एक दक्षिण शैली। साथियों इस दी उत्तर शैली विचों ब्रह्मी दी उत्तर शैली विचों अगे चल के एक होर लिपि का विकास होया जिसनूं असीं बोलदे हां गुप्त लिपि। जिसनूं की आखदे हां गुप्त लिपि। ते इसे फिर गुप्त लिपि तो समा पा के अगे चल के कुटिल लिपि का विकास होया। कुटिल लिपि का विकास होया ते इस कुटिल तो ही फिर कुटिल दे किसी पुराने रूप तो असी कह सकते हाँ किस लिपि का विकास होया साथियों? इत्थों सानू समझना है असल शारदा दा किस लिपि का विकास होया? शारदा लिपि का। हुण देखो शारदा तो ही असी पंजाबी का संबंध जोड़ांगे। देखो शारदा तो क्यों संबंध जोड़ रहे हाँ इस बारे असी एक मत होर ले लेने हाँ इत्थे जो शारदा लिपि नाल जो सांझ पाउंदे हन
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਲਿਪੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਹੀਰਾ ਚੰਦ ਓਝਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਂਝ ਵੇਖਾਂਗੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਲਿਪੀ ਦੀ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਐਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ मैं रिपीट थोड़ा जिहा कर दियां भी भारत की जेकर कोई प्रमाणिक लिपि सानू मिलती है वो किहड़ी मिलती है? ब्रह्मी लिपि। ब्रह्मी लिपि क्यों? क्योंकि असी जो मौर्य काल के दौरान एक सम्राट अशोक होया है, सो अशोक ने जो शिलालेख खासकर जो उसके जिसनों असी वड्डे शिलालेख वृहद शिलालेख आखते हैं, जो 14 शासनादेश सन, उसने जो लिखवाए सन उसदियां दो लिपियां खैर मिलदियां हैं, एक खरोष्टी ते एक ब्रह्मी। सो ब्रह्मी लिपि विच जो लेख लिखवाए 6 थावां ते उसने लवाए सन ते खरोष्टी जो लिपि सी वो 2 थावां ते। खैर असी ब्रह्मी लिपि की जो गल करते हाँ, सो ब्रह्मी लिपि सानू पुराने शिलालेखां विच मिलती है। सो ऐसे ब्रह्मी तो ही फिर गुप्त लिपि, गुप्त तो कुटिल ते कुटिल दे किसी रूप तो शारदा लिपि का की होया विकास होया ते शारदा लिपि तो ही गुरमुखी का विकास होया है। ये कौन कहते हैं? ये भारत के प्रसिद्ध लिपि विज्ञानी हैं जो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। हुण देखो साथियों ऐसे क्रम विच मैं वेखना हाँ शारदा लिपि दे बारे थोड़ी जी चर्चा करना हाँ भी शारदा असल विच कित्थों दी लिपि है। देखो साथियों जो शारदा लिपि है, गौर करियो, शारदा वैसे कश्मीर का प्राचीन नाम है। कश्मीर जो है उसनूं पुरातन समय विच शारदा मंडल कहा जाता सी। सो ये मन्निया जाता है कि जो शारदा लिपि है ये कित्थे प्रचलित सी? एक कश्मीर वाले इलाके विच। कश्मीर वाले इलाके विच ये भी कह सकते हैं कि कश्मीर तो लैके जो पुरातन साडा पंजाब है जिसकी असीं पहलां चर्चा करके आ चुके हाँ, उस कश्मीर तो लैके पंजाब वाले इलाके विच शारदा लिपि आम रूप विच प्रचलित सी। वैसे शारदा असीं माता सरस्वती का भी नाम मनते हाँ, क्योंकि जिहड़े विद्वान लोग हुंदे सन वो की करते सन, वो विद्या दी देवी जो सरस्वती माता है उसके नां ते हो सकता है इस लिपि का नाम रखा होवे उन्होंने। सो शारदा लिपि कित्थों दी लिपि सी? कश्मीर दे लागे या पुरातन पंजाब की गल कर सकते हाँ। हुण इत्थों साथियों गौर करियो थोड़ा अगे, इत्थों मैं हुण संबंध जोड़ूंगा, सांझ जोड़ते जावांगे ते असीं तर्क के आधार ते देखो इन्हां नूं वेखांगे। शारदा तो अगे कई लिपियां ने विकास करिया। ये जो लिपियां हुण मैं ना लिखाऊंगा ये पंजाब दे इलाकियां विच उस समय प्रचलित सन, आम वरतियां जांदियां सन। सो किहड़ियां होईयां? इन्हां विचों साथियों एक मैं लिपि दा नाम लिखदा हां सिद्ध मातृका। ठीक है जी। दूजा ना साथियों असी लै सकते हाँ टाकरी दा। दूजा ना असी लै सकते हाँ टाकरी दा। ऐसे तरह असी होर ना लै सकते हाँ साथियों एक ये लिपि भी लंडा लिपि। ऐसे तरह महाजनी हो गई, शराफी हो गई। खैर ये व्यापारियों दी लिपियां सन, इन्हां ते भी चर्चा करांगे। अगे चल के असी एक ना लै सकते हाँ साथियों अर्धनागरी का भी। अर्धनागरी या असी एक ना होर लै सकते हैं पट अखरी का या पट अछरी कह दो, चाहे पट अछरी। सो ये कुछ वो लिपियां दे मैं ना थोनू इत्थे लिखाए हैं, वो लिपियां जो पंजाब दे पुरातन पंजाब दे इलाकियां विच प्रचलित सन। हुण देखो साथियों पंजाबी नाल इन्हां लिपियां दा किस तरह संबंध है वो असी इत्थे वेखांगे। थोड़ा मैं अर्थ इत्थे दस दियां। इन्हां विचों एक लिपि असी टाकरी की अगे चर्चा करांगे, क्योंकि टाकरी बारे कहा जाता है कि यह तो पंजाबी दी भैण है। भैण देखो दसिया है, भैण है तो काफ़ी इसकी समानता है, इन्हां विच आपसी सांझ वेखी जाती है। सो टाकरी कित्थे बोली जाती, बोली की कित्थे वरती जाती सी? लिखती रूप विच। सो टाकरी का जो संबंध है देखो कहते कि टाकरी शब्द हो सकता है ठाकरी तो बनया होवे, ठाकर तो, क्योंकि राजपूत जिहड़े सन ठाकर राजपूत उन्हां विच ये लिपि वरती जाती सी ते ठाकर तो ही इसका रूप टाकर पै गया होवे परिवर्तित होके शायद। या दूजा एक अर्थ सी, क्योंकि पंजाबी जदों भाषा की उत्पत्ति वेखी सी असीं कहा सी कि
पंजाब दे पुरातन समय विच पंजाब दे इलाकिਆਂ ਲਈ टक देश भी वरतिया ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ टक्की ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲਿਪੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ टाकरी। वैसे ये टाकरी लिपि वरती किथे जाती सी, जो कालका है पिंजौर का जो इलाका है ना, इत्थे ये वरती जाती सी, पहाड़ी लिपि कह सकते हैं असी। ठीक है, इत्थे एक शब्द मैं लंडे लिखिया है, इस तो भाव ये होया साथियों वो अखर ਜਿਹੜੇ बिना मात्रा तो या जिन्हां दे उत्ते असी हिंदी विच जिवें कहने ना शिरो रेखा जो उत्ते असी लाउने हाँ रेखा, ਉਹ नहीं ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਾਰਨ ਐਸੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਈ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿਪੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲਿਪੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੰਡੇ ਲਿਪੀ टाकरी नाल भी हुण मैं समानता करके विखावांगा। अगे चल के एक अर्धनागरी लिपि बारे मैं इत्थे तुहानूं थोड़ा होर खोल के दस्सां। थोड़ा जा हो सकता है तुहानूं इत्थे मुश्किल लग रहा होवे, इंटरस्ट ना रुचि लैके साथियों समझो, बड़ा ही इंटरस्टिंग ये जो अद्धा बिंदु है साडा। अर्धनागरी लिपि है ना, अर्धनागरी लिपि बारे एक विद्वान होया, इतिहासकार होया है, इतिहासकार कहना ज़्यादा उचित होवेगा। महमूद गजनवी के समय अल बरूनी नां दा एक इतिहासकार होया। कौन होया है साथियों? अल बरूनी। इसने ना भारत दीयां 11 लिपियां ते अपने जो मत है अध्ययन करया है। 11 लिपियां विचों उसने एक लिपि का नाम लिया, किसदा? अर्धनागरी। ते ये किया कि ये जो अर्धनागरी लिपि है ना, ये लिपि कित्थे वरती जाती सी? ये अर्धनागरी लिपि पहला तो ये देख लिए बनी किस तो है। उसने ये किया है, ये अर्धनागरी लिपि शारदा या सिद्ध मातृका भी कह सकते हो, क्योंकि कई शारदा नूं ही सिद्ध मातृका भी कहते हैं। वो खैर एक अलग विषय है। देखो वो कहता है कि शारदा या सिद्ध मातृका प्लस नागर लिपि दे मेल नाल, नागरी लिपि दे मेल नाल अर्धनागरी बनी है। सो अर्धनागरी किस नाल बनी है, मैं दोबारा रिपीट करा। वो कहता है कि शारदा या सिद्ध मातृका प्लस नागर लिपि दे मेल नाल अर्धनागरी लिपि दा विकास होया है। ये अर्धनागरी जो लिपि है ये कित्थे वरती जाती सी, हुण मैं ये भी तुहानूं सांझी कर लवां इत्थे। अर्धनागरी लिपि मालवे वाला जिहड़ा खेत्र है, बठिंडे वाला जिहड़ा खेत्र असीं कह सकते हाँ, उत्थे वरती जाती सी, क्योंकि पुरातन समय विच बठिंडे नूं भी किसी समय भट्ट देश किया जाता सी। उत्थों दी बोली किहड़ी होई फिर? पटियाणी असीं किहा सी, क्योंकि पाटी राजपूतां दे कारण ये इलाका भट्ट देश अखवाया। उत्थों दी बोली किहड़ी होई? पटियाणी। ते उत्थों दी लिपि किहड़ी होई फिर? भट्ट अछरी। मैं अगे इत्थे लिखाया है साथियों, इत्थे मैं लिखाया भट्ट अछरी। सो मैं हुण इकट्ठा ही दसना, अर्धनागरी भट्ट अछरी इक्को ही लिपि दा असीं नां कह सकते हाँ, कोई फर्क नहीं है। सो अर्धनागरी कह लो या भट्ट अछरी कह लो, समय ते हो सकता है इन्हां दा नाम वखरा वखरा होवे। किसी समय भट्ट अछरी किया जाता रहा होवेगा, बाद विच इसे दा नाम अर्धनागरी पै गया होवेगा। ये असीं मन सकते हाँ, क्योंकि जो असीं ये चर्चा करने हैं ना कि अर्धनागरी कित्थे वरती जाती सी, तो अर्धनागरी का जो क्षेत्र है वो असीं मालवा बठिंडे वाला ये इलाका मनते हाँ, तो उस थां ते ही भट्ट अछरी वरती जाती है। इसलिए मैं इकट्ठे ही ये नाम लिखाए हैं। खैर बहुत ये विस्तार नाल चर्चा होंदी जा रही है, इसनूं मैं बिल्कुल होर ईजी बनाउण दा प्रयास करदा हाँ। ये लिपियां तुसीं वेख लियां, मैं 2 शब्दां विच गल मुकावां। शारदा तो पंजाबी लिपि का विकास होया है, ये मनना है बहुते विद्वानां दा। ऐसे करके शारदा दी तो निकलियां कुछ लिपियां मैं होर इत्थे तुहाडे नाल सांझियां कर लईआं कि शारदा तो ही विकसित होकर सिद्ध मातृका, टाकरी, अर्धनागरी, लंडे, महाजनी, शराफी, भट्ट अछरी, ये सारियां लिपियां इसे तो विकसित होईयां ते पंजाब पुरातन पंजाब के इलाकों में उस समय वरतियां जांदियां सन। हुण देखने हाँ कुछ 2 या 3 लिपियां मैं तुहाडे नाल सांझियां करदा हाँ, ते उसदी फिर समानता वेखदा हाँ पंजाबी नाल। देखो असी एक पासे केंद्र विच मैं इत्थे रख लेना हाँ लिपि किहड़ी साथियों, बोलो नाल। ठीक है, गुरमुखी लिपि। हुण गुरमुखी लिपि दी असीं साझ वेखदे हाँ। सब तो पहला तो असीं साझ शारदा नाल ही वेखीए। किस नाल वेखीए? भी शारदा हो रही है, तो शारदा नाल वेखीए तो सही भी क्यों निकली, किस आधार ते असीं ये गल कह रहे हाँ। दूजा चलो मैं ना पहला इत्थे लिखा देना हाँ। दूजी असीं साझ वेख लांगे किस नाल साथियों? टाकरी नाल। किस नाल? टाकरी लिपि नाल। ते तीजी साझ असीं नागर नाल वेख लैंदे हां, नागरी नाल।
नागरी नाल। ठीक है, हुण देखो साथियों सांझ किवें बनदी है इन्हां दी। देखो साथियों जो शारदा है ना, शारदा लिपि विच 4 तां स्वर हन। किन्ने स्वर हन? 4 स्वर ते 33 व्यंजन, 33 व्यंजन हन। ठीक है, ऐसे तरह साथियों टाकरी विच भी 4 स्वर अते 33 व्यंजन हन। तुहानूं साथियों कोई आंकड़े नहीं याद करने, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਨੋਂ ਤੇ ਮਨੋਂ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ 4 ਸਵਰ 33 ਵਿਅੰਜਨ ਟਾਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸੇਮ ਹੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੂਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? ਜੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਸਾਥੀਓ ਉਹ ਸਨ 3 ਸਵਰ, ਅੱਜ ਵੀ 3 ਹੀ ਸਵਰ ਹਨ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀਓ? 32 ਵਿਅੰਜਨ। 32 व्यंजन मूल की गल कर रहे हैं, मूल लिपि की। अज वैसे 38 व्यंजन हो गए, टोटल 41 है, अगे चर्चा करांगे। सो असी की वेख्या, एक सांझ शारदा नाल वेख रहे हाँ। ये की है? अखरां दी गिणती के आधार पर वेख रहे हैं, मिलते जुलते। देखो इत्थे 3 स्वर ते 32 व्यंजन ते इत्थे 4 स्वर 33 व्यंजन, इत्थे भी सेम। हाँ नागरी विच देखो 16, नागरी विच किन्ने हन साथियों? नागरी विच 16 तां स्वर हन, मुख इस विच भी 4 ही हन, 4 ही स्वर है, मुख तां 4 ही स्वर कह सकते हैं, प्लस 36 व्यंजन, 36 व्यंजन। गुरु जी समझ नहीं आया, हुण इत्थे समझना है। की समझना है? गुरमुखी दे कहंदे है कि 15, ये याद रखो, सॉरी साथियों 15 टाकरी दे होणगे। इत्थे मैं तुहाडे नाल साझा करदा हां, ये 15 नहीं, शारदा दे 7 अखर। किन्ने अखर? 7। 7 अखर गुरमुखी नाल सांझे हन, भाव एक वर्गे हन, इक्को वर्गे हन। ठीक है, प्लस 12 अजीहे अखर हन साथियों जेड़े गुरमुखी नाल काफी मैच करते हन। ठीक है, सो कुल मिला के 19 अखर अजीहे हो गए, अखर भाव वर्ण जो गुरमुखी नाल मेल खांदे हन। किस लिपि दे? शारदा दे। इस तो की सिद्ध होया? यही तो सिद्ध करना है कि इस तो यह सिद्ध हो रहा है कि गुरमुखी लिपि पुरातन समय विच अपने पुराने रूप विच किसी ना किसी रूप विच सी या फिर यह शारदा तो विकसित हुई है, सीधी जी गल है। हुण टाकरी नाल भी थोड़ी जी सांझ वेख लीए। देखो टाकरी नाल मैं पहला भी दस आया कि बहुते विद्वान ये कहते हैं कि गुरमुखी लिपि का विकास तो टाकरी विचों होया है। ये तो आपसी की हन भैणां हन। भैणां क्यों? क्योंकि इसकी सांझ तो शारदा नालों भी वध के वेखण नूं मिलदी है। वो किस तरह हुई साथियों? 15 जड़े अखर, किन्ने अखर? 15 अखर टाकरी दे गुरमुखी नाल सांझे हन। इस तो अलावा 5 अजीहे हन जो काफी मिलते हैं, जो की है काफी मिलते हैं। प्लस मैं होर लिखा देना 6 अजीहे है, 6 अखर अजीहे है जो थोड़े बहुत मिलते हैं। सो एक वड्डा ये असी कह सकते हाँ भाग हो गया जो गुरमुखी दे अखरां नाल वर्णां नाल मेल खा रहा है। जिवें मैं उदाहरण लई समझा रहा, जिवें टाकरी दे अखर है ना, जिवें खखा, गग्गा, घग्गा, ऐसे तरह साथियों टैंका, ठट्ठा, डड्डा। ठीक है, ये अखर ऐसे तरह 15 ये अखर जो गुरमुखी विच ते टाकरी विच सेम ही हैं। यही आधार बना के मैं हुण देखो अगे दस रहा हाँ। नागरी नाल असीं जिवें कह सकते हाँ टै ते ठै तां ये तां बिल्कुल सांझे ही हैं। ते इस तो अलावा साथियों 14 अजीहे हन अखर नागरी दे जो गुरमुखी नाल थोड़े बहुत मैच करते हैं। हुण देखो असी की वेखना है, असी यही तो वेख्या कि गुरमुखी लिपि जो मत विचार दसे जाते हैं कि यह लिपि 500 साल पुरानी है, यानी कि गुरु नानक देव जी या गुरु अंगद देव जी या बाबा श्री चंद जी दे समय तो ही यह लिपि की है कड़ी गई है। सो उस गल का इत्थे खंडन हो रहा है क्योंकि गुरमुखी लिपि दे जिहड़े ये अखर सन जो अज मौजूद हैं 35 अखर जिसनों असीं 35 अखरी आखदे हां, ये तां शारदा विच पहला ही मौजूद हैं, ये तां टाकरी विच पहला ही मौजूद हैं या नागरी विच भी काफ़ी समानता वेखण नूं मिलदी है, इस विच मौजूद हैं। इस गल तो यही सिद्ध हुंदा है साथियों बच्चों कि गुरमुखी लिपि कोई 500 साल पुरानी नहीं है, यह लिपि पुरातन रूप विच मौजूद सी। हाँ फिर यह जरूर किया जा सकता है साथियों, मैं अगला पेज ले रहा हाँ, कि यह गुरमुखी लिपि अपने अधूरे रूप विच होवे।
ਕੀ ਹੋਵੇ, ਅਧੂਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਹੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬਵਾਰ, ਤਰਤੀਬ ਬੰਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਰਤੀਬ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬਬੰਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜਮਾਤ 6ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੋਧਿਆ ਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਾ ਮਾਤਰਾ ਜੋੜੀਆਂ, ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਸੋਧਿਆ। ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਊੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ੜਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ 35 ਅੱਖਰੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਟੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਪੱਟੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅੱਖਰ ਹਨ। ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੋਧਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸਲ ਜੋ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਪੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜੋ ਚਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਥੀਓ ਤਾਂ 41 ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਨ, ਵਰਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਪਾਂਕ ਹਨ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, 56 ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਥੀਓ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥੀਓ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ। We'll be right back.